नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवेंद्र सिंह और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पुस्तक संसार में। यह ऑडियो बुक है मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास वरदान की। इसके पहले वीडियो में हमने अध्याय 6 से अध्याय 10 तक को सुना था। जिसने नहीं सुना है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, जाकर जरूर सुन लें। तो इस वीडियो में हम आज सुनेंगे अध्याय 11 से। अध्याय 11। राधाचरण रुड़की कॉलेज से निकलते ही मुरादाबाद के इंजीनियर नियुक्त हुए और चंद्रा उनके संग मुरादाबाद को चली। प्रेमवती ने बहुत रोकना चाहा, पर जाने वाले को कौन रोक सकता है। सेवती कब की ससुराल जा चुकी थी, यहाँ घर में अकेली प्रेमवती रह गई। उसके सिर घर का कामकाज पड़ा। निदान यह राय हुई कि विरजन के गौने का संदेशा भेजा जाए। डिप्टी साहब सहमत न थे, परंतु घर के कामों में प्रेमवती ही की बात चलती थी। संजीवन लाल ने संदेशा स्वीकार कर लिया। कुछ दिनों से वह तीर्थ यात्रा का विचार कर रहे थे। उन्होंने क्रम क्रम से सांसारिक संबंध त्याग कर दिए थे। दिन भर घर में आसन मारे भगवत गीता और योग वशिष्ठ का ज्ञान संबंधिनी पुस्तकों का अध्ययन किया करते थे। संध्या होते ही गंगा स्नान को चले जाते थे। वहां से रात्रि गए लौटते और थोड़ा सा भोजन करके सो जाते। प्रायः प्रतापचंद्र भी उनके संग गंगा स्नान को जाता। यद्यपि उसकी आयु 16 वर्ष की भी न थी, पर कुछ तो निज स्वभाव, कुछ पैतृक संस्कार और कुछ संगति के प्रभाव से उसे अभी से वैज्ञानिक विषयों पर मनन और विचार करने में बड़ा आनंद प्राप्त होता था। ज्ञान तथा ईश्वर संबंधित बातें सुनते सुनते उसकी प्रवृत्ति भी भक्ति की ओर चली थी। और किसी किसी समय मुंशी जी ने ऐसे सूक्ष्म विषयों पर विवाद करता कि वह विस्मित हो जाते। ब्रजरानी पर सुआमा की शिक्षा का उससे भी गहरा प्रभाव पड़ा था, जितना कि प्रताप चंद्र पर मुंशी जी की संगति और शिक्षा का। उसका 15वां वर्ष था। इस आयु में नई उमंगें तरंगित होती हैं और चितवन में सरलता चंचलता की तरह मनोहर रसीलापन बरसने लगता है। परंतु ब्रजरानी अभी वही भोली भाली बालिका थी। उसके मुख पर हृदय के पवित्र भाव झलकते थे और वार्तालाप में मनोहारिणी मधुरता उत्पन्न हो गई थी। प्रातः काल उठती और सबसे प्रथम मुंशी जी का कमरा साफ करके उनके पूजा पाठ की सामग्री यथोचित रीत से रख देती। फिर रसोई घर के धंधे में लग जाती। दोपहर का समय उसके लिखने पढ़ने का था। सुआमा पर उसका जितना प्रेम और जितनी श्रद्धा थी, उतनी अपनी माता पर भी न रही। उसकी इच्छा विरजन के लिए आज्ञा से कम न थी। सुआमा की तो सम्मति थी कि अभी विदाई न की जाए, पर मुंशी जी के हट से विदाई की तैयारियां होने लगी। ज्यों ज्यों वह विपत्ति की घड़ी निकट आती, विरजन की व्याकुलता बढ़ती जाती थी। रात दिन रोया करती, कभी पिता के चरणों में पड़ती और कभी सुआमा के पदों में लिपट जाती। पर विवाहिता कन्या पराये घर की ही हो जाती है, उस पर किसी का क्या अधिकार। प्रतापचंद्र और विरजन कितने ही दिनों तक भाई बहन की भांति एक साथ रहे, पर जब विरजन की आंखें उसे देखते ही नीचे को झुक जाती थी। प्रताप की भी यही दशा थी। घर में बहुत कम आता था। आवश्यकतावश आया तो इस प्रकार दृष्टि नीचे किए हुए और सिमटे हुए मानो दुल्हन है। उसकी दृष्टि में वो प्रेम रहस्य छुपा हुआ था, जिसे वह किसी मनुष्य, यहाँ तक कि विरजन पर भी प्रकट नहीं करना चाहता था। एक दिन संध्या का समय था। विदाई को केवल 3 दिन रह गए थे। प्रताप किसी काम से भीतर गया और उसने अपने घर में लैंप जलाने लगा कि विरजन आई। उसका आंचल आंसुओं से भीगा हुआ था। उसने आज 2 वर्ष के अनंतर प्रताप की ओर सजल नेत्र से देखा और कहा, लल्लू, मुझसे कैसे सहा जाएगा। प्रताप के नेत्रों में आंसू न आए, उसका सर भारी न हुआ। उसने सुदृढ़ भाव से कहा, ईश्वर तुम्हें धैर्य धारण करने की शक्ति देंगे। विरजन का सिर झुक गया, आंखें पृथ्वी में पड़ गई और एक सिसकी ने हृदय वेदना की यह अगाध कथा वर्णन की, जिसका होना वाणी द्वारा असंभव था। विदाई का दिन लड़कियों के लिए कितना शोकमय होता है। बचपन की सब सखियों, सहेलियों, माता पिता, भाई बंधु से नाता टूट जाता है। यह विचार कि मैं फिर भी इस घर में आ सकूंगी उसे तनिक भी संतोष नहीं देता। क्यों, अब वह आएगी तो अतिथि भाव से आएगी। उन लोगों से विलग होना जिनके साथ जीवनोद्यान में खेलना और स्वातंत्र वाटिका में भ्रमण करना उपलब्ध हुआ हो, उसके हृदय को विदीर्ण कर देता है। आज से उसके सिर पर ऐसा भार पड़ता है जो आमरण उठाना पड़ेगा। विरजन
का श्रृंगार किया जा रहा था। नाइन उसके हाथों और पैरों में मेहंदी रचा रही थी, कोई उसके बाल गूंथ रही थी, कोई जूड़े में सुगंध बसा रही थी। पर जिसके लिए ये तैयारियां हो रही थी वो भूमि पर मोती के दाने बिखेर रही थी। इतने में बाहर से संदेशा आया कि मुहूर्त टला जाता है, जल्दी करो। सुआमा पास खड़ी थी, विरजन उसके गले लिपट गई और अश्रु प्रवाह का आतंक, जो अब तक दबी हुई अग्नि की भांति सुलग रहा था, अकस्मात ऐसे भड़क उठा मानो किसी ने आग में तेल डाल दिया है। थोड़ी देर में पालकी द्वार पर आई। विरजन पड़ोस की स्त्रियों से गले मिली, सुआमा के चरण छुए। तब दो तीन स्त्रियों ने उसे पालकी के भीतर बिठा दिया। उधर पालकी उठी, उधर सुआमा मूर्छित हो भूमि पर गिर पड़ी, मानो उसके जीते ही कोई उसका प्राण निकाल कर लिए जाता था। घर सूना हो गया, सैकड़ों स्त्रियों का झमघट था, परंतु एक विरजन के बिना घर फाड़े खाता था। अध्याय 12। जैसे सिंदूर की लालिमा से मांग रच जाती है, वैसे ही विरजन के आने से प्रेमवती के घर की रौनक बढ़ गई। सुआमा ने उसे ऐसे गुण सिखाए थे कि जिसने उसे देखा मोह गया। यहाँ तक कि सेवती की सहेली रानी को भी प्रेमवती के सम्मुख स्वीकार करना पड़ा कि तुम्हारी छोटी बहू ने हम सबों का रंग फीका कर दिया। सेवती उससे दिन दिन भर बातें करती और उसका जी न उबता। उसे अपने गाने पर अभिमान था, पर इस क्षेत्र में बिरजन ने बाजी मार ले गई। अब कमलाचरण के मित्रों ने आग्रह करना शुरू किया कि भाई ने दुल्हन घर में लाए हो, कुछ मित्रों की भी फिक्र करो, सुनते हैं परम सुंदरी पाए हो। कमलाचरण को रुपए तो ससुराल से मिले ही थे। जेब खनखना कर बोले, अजी दावत लो, शराबें उड़ाओ। हाँ, बहुत शोरगुल न मचाना, नहीं तो कहीं भीतर खबर होगी तो समझेंगे कि ये गुंडे हैं। आज से वो घर में आई है, मेरे तो होश उड़े हुए हैं। कहता हूँ अंग्रेजी, फारसी, संस्कृत, अलम गलम सभी घोटे बैठी है। डरता हूँ कहीं अंग्रेजी में कुछ पूछ बैठी या फारसी में बातें करने लगी। मुंह ताकने के सिवाय और क्या करूँगा, इसीलिए अभी जी बचाता फिरता हूँ। यूं तो कमलाचरण के मित्रों की संख्या अपरिमित थी। नगर के जितने कबूतरबाज, कनकौएबाज गुंडे थे, सब उनके मित्र, परंतु सच्चे मित्रों में केवल 5 महाशय थे और सभी के सभी फाके मस्त छिछोरे थे। उनमें सबसे अधिक शिक्षित मियाँ मजीद थे। ये कचहरी में अरायज नवीसी किया करते थे। जो कुछ मिलता वो सब शराब में भेंट करते। दूसरा नंबर हमीद खां का था। इन महाशय ने बहुत पैतृक संपत्ति पाई थी, परंतु 3 वर्ष में सब कुछ विलास में लुटा दी। अब यह ढंग था कि साय को सज धज कर गलियों में धूल फांकते फिरते थे। तीसरे हजरत सैयद हुसैन थे, पक्के जुआरी, नाल के परम भक्त, सैकड़ों के दांव लगाने वाले। स्त्री गहनों का हाथ मांझना तो नित्य का इनका काम था। शेष 2 महाशय राम सेवक लाल और चंदूलाल कचहरी में नौकर थे। वेतन कम पर ऊपरी आमदनी बहुत थी। आधी सुरापान की भेंट करते, आधी भोग विलास में उड़ाते। घर में लोग भूखे मरे या भिक्षा मांगे, इन्हें केवल अपने सुख से काम था। सलाह तो हो चुकी थी। 8 बजे जब डिप्टी साहब लेटे तो ये 5 जने एकत्र हुए और शराब के दौर चलने लगे। 5 पीने में अभ्यस्त थे। अब नशे का रंग जमा, बहक बहक कर बातें करने लगे। मजीद, क्यों भाई कमलाचरण, सच कहना, स्त्री को देखकर जी खुश हो गया कि नहीं? कमला, अब आप बहकने लगे क्यों? राम सेवक, बतला क्यों नहीं देते, इसमें झेपने की कौन सी बात है? कमला, बतला क्या अपना सर दूं? कभी सामने जाने का संयोग भी तो हुआ हो। कल किवाड़ की दरार से एक बार देख लिया था, अभी तक चित्र आंखों पर फिर रहा है। चंदूलाल, मित्र तुम बड़े भाग्यवान हो। कमला, ऐसा व्याकुल हुआ कि गिरते गिरते बचा, बस परी समझ लो। मजीद, तो भाई ये दोस्ती किस दिन काम आएगी, एक नज़र हमें भी दिखाओ। सैयद, बेशक दोस्ती के यही मायने हैं, आपस में कोई पर्दा न रहे। चंदूलाल, दोस्ती में क्या पर्दा? अंग्रेजों को देखो, बीवी डोली से उतरी नहीं कि यार दोस्त हाथ मिलाने लगे। राम सेवक, मुझे तो बिना देखे चैन ना आएगा। कमला एक धप लगाकर, जीभ काट ली जाएगी, समझे? राम सेवक, कोई चिंता नहीं, आंखें तो देखने को रहेंगी। मजीद, भाई कमलाचरण, बुरा मानने की बात नहीं, बस इस वक्त तुम्हारा फर्ज है कि दोस्तों की फरमाइश पूरी करो। कमला, अरे तो मैं नहीं कब करता हूँ? चंदूलाल, वाह मेरे शेर, यही मर्दों की सी बातें हैं।
तो हम लोग बन ठन कर आ जाएं क्यों? कमला: जी, जरा मुंह में कालिख लगा लीजिएगा, बस इतना बहुत है। सैयद: तो आज ही ठहरी ना। इधर तो शराब उड़ रही थी, उधर विरजन पलंग पर लेटी हुई विचार में मग्न हो रही थी। बचपन के दिन भी कैसे अच्छे होते हैं यदि वे दिन एक बार फिर आ जाते। ओह, कैसा मनोहर जीवन था। संसार प्रेम और प्रीति की खान थी। क्या वह कोई अन्य संसार था? क्या उन दिनों संसार की वस्तुएं बहुत सुंदर होती थी? इन्हीं विचारों में आंखें झपक गईं और बचपन की एक घटना आंखों के सामने आ गई। लल्लू ने उसकी गुड़िया मरोड़ दी। उसने उसकी किताब के 2 पन्ने फाड़ दिए। तब लल्लू ने उसकी पीठ में जोर से चुटकी काटी। बाहर भागा। वह रोने लगी और लल्लू को कोस रही थी कि सुआमा उसका हाथ पकड़े आई और बोली, क्यों बेटी, इसने तुम्हें मारा है ना? यह बहुत मार मार कर भागता है। आज इसकी खबर लेती हूँ, देखूं कहाँ मारा है। लल्लू ने डबडबाई आंखों से विरजन की ओर देखा तो विरजन ने मुस्कुरा कर कहा, मुझे उन्होंने कहाँ मारा है, ये मुझे कभी नहीं मारते। यह कहकर उसका हाथ पकड़ लिया, अपने हिस्से की मिठाई खिलाई और फिर दोनों मिलकर खेलने लगे। वह समय अब कहाँ। रात्रि अधिक बीत गई थी। अचानक विरजन को जान पड़ा कि कोई सामने वाले दीवार धमधमा रहा है। उसने कान लगाकर सुना। बराबर शब्द आ रहे थे, कभी रुके जाते फिर सुनाई देते। थोड़ी देर में मिट्टी गिरने लगी। डर के मारे विरजन के हाथ पांव फूलने लगे। कलेजा धक धक करने लगा। जी कड़ा करके उठी और महाराजिन को झिझोड़ने लगी। घी बंधी हुई थी। इतने में मिट्टी का एक बड़ा ढेला सामने गिरा। महाराजिन चौंक कर उठ बैठी। दोनों को विश्वास हुआ कि चोर आए हैं। महाराजिन चतुर स्त्री थी, समझी कि चिल्लाऊंगी तो जाग हो जाएगी। उसने सुन रखा था कि चोर पहले सेंध में पांव डालकर देखते हैं, तब आप घुसते हैं। उसने एक डंडा उठा लिया। जब पैर डालेगा तो ऐसा तान कर मारूंगी टांग टूट जाएगी। पर चोर ने पांव के स्थान पर सिर रख दिया। महाराजिन घात में थी ही डंडा चला दिया। खटक की आवाज आई। चोर ने झट सिर खींच लिया और कहता हुआ सुनाई दिया, उफ, मार डाला। खोपड़ी झन्ना गई। फिर कई मनुष्यों के हंसने की ध्वनि और तत्पश्चात सन्नाटा हो गया। इतने में और लोग भी जाग पड़े और शेष रात्रि बातचीत में व्यतीत हुई। प्रातःकाल जब कमलाचरण घर में आए तो नेत्र लाल थे और सिर में सूजन थी। महाराजी ने निकट जाकर देखा, फिर आकर विरजन से कहा, बहू, क्या बात बात कहूँ, बुरा तो न मानोगी? विरजन: बुरा क्यों मानूंगी, कहो क्या कहती हो? महाराजिन: रात को सेंध पड़ी थी, वो चोरों ने नहीं लगाई थी। विरजन: फिर कौन था? महाराजिन: घर ही के बेदी थे, बाहरी कोई न था। विरजन: क्या किसी कहार की शरारत थी? महाराजिन: नहीं, कहारों में कोई ऐसा नहीं है। विरजन: फिर कौन था, स्पष्ट क्यों नहीं कहती? महाराजिन: मेरी जान में तो छोटे बाबू थे। मैंने जो लकड़ी मारी थी वो उनके सिर में लगी, सिर फूला हुआ है। इतना सुनते ही विरजन की भ्रिकुटी चढ़ गई। मुखमंडल अरुण हो आया। कुद्ध होकर बोली, महाराजिन, होश संभाल कर बातें करो। तुम्हें यह कहते हुए लाज नहीं आती? तुम्हें मेरे सम्मुख ऐसे बात कहने का साहस कैसे हुआ? साक्षात मेरे ऊपर कलंक का टीका लगा रही हो। तुम्हारे बुढ़ापे पर दया आती है, नहीं तो अभी तुम्हें यहाँ से खड़े खड़े निकलवा देती। तब तुम्हें विदित होता कि जीव को वश में न रखने का क्या फल होता है। यहाँ से उठ जाओ, मुझे तुम्हारा मुंह देखकर ज्वर सा चढ़ रहा है। तुम्हें इतना न समझ पड़ा कि मैं कैसा वाक्य मुंह से निकाल रही हूँ? उन्हें ईश्वर ने क्या नहीं दिया है? सारा घर उनका है, मेरा जो कुछ है उनका है, मैं स्वयं उनकी चेली हूँ। उनके संबंध में तुम ऐसी बातें कह बैठी। परंतु जिस बात पर बिरजन इतनी कुद्ध हुई, उसी बात पर घर के और लोगों को विश्वास हो गया। डिप्टी साहब के कान में भी बात पहुंची। वह कमलाचरण को उससे अधिक दुष्ट प्रकृति समझते थे जितना वह था। भय हुआ कि कहीं वो महाशय बहू के गहनों पर न हाथ बढ़ाएं। अच्छा हो कि उन्हें छत्रालय में भेज दूं। कमलाचरण ने यह उपाय सुना तो बहुत छटपटाया, पर कुछ सोच कर छात्रालय चला गया। बिरजन के आगमन से पूर्व कई बार यह सलाह हुई थी, पर कमला के हठ के आगे एक भी न चलती थी। यह स्त्री की दृष्टि में गिर जाने का भय था, जो अब की बार उसे छात्रालय ले गया। अध्याय 13। पहला दिन तो कमलाचरण ने किसी प्रकार छात्रालय में काटा। प्रातः से सायंकाल तक सोया किए। दूसरे दिन ध्यान आया कि आज नवाब साहब और तोखे मिर्जा के बटेरों में बड़ाऊ जोड़ है। कैसे कैसे मस्त पट्टे हैं, आज उनकी पकड़ देखने के योग्य होगी।
सारा नगर फट पड़े तो आश्चर्य नहीं, क्या दिल लगी है। नगर के लोग तो आनंद उड़ाए और मैं पड़ा रोऊं। ये सोचते सोचते उठा और बात की बात में अखाड़े में था। यहाँ आज बड़ी भीड़ थी, एक मेला सा लगा हुआ था, भिस्ती छिड़काव कर रहे थे। सिगरेट खोमचे वाले और तंबोली सब अपनी अपनी दुकान लगाए बैठे थे। नगर के मनचले युवक अपनी हाथों में बटेर लिए या मखमली अड्डों पर बुलबुलों को बैठाए मटर गश्ती कर रहे थे। कमलाचरण के मित्रों की यहाँ क्या कमी थी। लोग उन्हें खाली हाथ देखते तो पूछते, अरे राजा साहब आज खाली हाथ कैसे। इतने में मियाँ सैयद मजीद हामिद आदि नशे में चूर सिगरेट के धुएं भकाभक उड़ाते दिख पड़े। कमलाचरण को देखते ही सबके सब सरपट दौड़े और उससे लिपट गए। मजीद, अब तुम कहाँ गायब हो गए थे यार, कुरान की कसम मकान के सैकड़ों चक्कर लगाए होंगे। राम सेवक, आजकल आनंद की रातें हैं भाई, आंखें नहीं देखते हो, नशा सा चढ़ा हुआ है। चंदूलाल, चैन कर रहा है पट्ठा, जब से सुंदरी घर में आई उसने बाजार की सूरत तक नहीं देखी, जब देखिए घर में घुसा रहता है। खूब चैन कर ले यार। कमला, चैन क्या खाक करूं, यहाँ तो कैद में फंस गया, 3 दिन से बोर्डिंग में पड़ा हुआ हूँ। मजीद, अरे खुदा कसम। कमला, सच कहता हूँ, परसों से मिट्टी पलीद हो रही है, आज सबकी आंख बचाकर निकल भागा। राम सेवक, खूब उड़े, वो मुछंदर सुपरिंटेंडेंट झल्ला रहा होगा। कमला, यह मार्के का जोड़ छोड़कर किताबों में सिर कौन मारता। सैयद, यार आज उड़ाए तो क्या, सच तो यह है कि तुम्हारा वहाँ रहना आफत है, रोज तो ना आ सकोगे, और यहाँ आए दिन नई सैर नई बहारें, कल लाला डिग्गी पर, परसों परेड पर, नरसों वेड़ों का मेला, कहाँ कहाँ तक गिनाऊं, तुम्हारा जाना बुरा हुआ। कमला, कल की कटाव तो मैं जरूर देखूंगा, चाहे इधर की उधर दुनिया हो जाए। सैयद, और बेड़ों का मेला न देखा तो कुछ न देखा। तीसरे पहर कमलाचरण मित्रों से विदा होकर उदास मन छात्रालय की ओर चल पड़ा। मन में एक चोर सा बैठा हुआ था, द्वार पर पहुंचकर झांकने लगा कि सुपरिंटेंडेंट साहब न हो तो लपक कर कमरे में हो लूं। तो यह देखता है कि वो तो बाहर ही की ओर आ रहे हैं। चित्त को भली भांति दृढ़ करके भीतर बैठा। सुपरिंटेंडेंट साहब ने पूछा, अब तक कहाँ थे। एक काम से बाजार गया था, यह बाजार जाने का समय नहीं है। मुझे ज्ञात नहीं था, अब ध्यान रखूंगा। रात्रि को जब कमला चारपाई पर लेटा तो सोचने लगा, यार आज तो बच गया, पर उत्तम तभी हो कि कल बचूं और परसों भी, महाशय की आंख में धूल डालूं। कल का दृश्य वस्तुतः दर्शनीय होगा। पतंग आकाश से बातें करेंगे और लंबे लंबे पेंच होंगे। यह ध्यान करते करते सो गया। दूसरे दिन प्रातःकाल छात्रालय से निकल भागा। सुहृदयगढ़ लाल डिग्गी पर उसका प्रतीक्षा कर रहे थे। देखते ही गदगद हो गए और पीठ ठोंकी। कमलाचरण कुछ देर तक कटाव देखता रहा, फिर शौक चर्राया कि क्यों न मैं भी अपने कनकौए लड़ाऊं और अपने हाथों की सफाई दिखलाऊं। सैयद ने भड़काया, बद बद कर लड़ाओ, रुपए हम देंगे। चट घर पर आदमी दौड़ा दिया। पूरा विश्वास था कि अपने मांझे से सबको परास्त कर दूंगा, परंतु जब आदमी घर से खाली हाथ आया तब तो उसकी देह में आग लग गई। हंटर लेकर दौड़ा और घर पहुंचते ही कहारों को एक ओर से सटर सटर पीटना आरंभ कर दिया। बेचारे बैठे हुक्का तमाकू कर रहे थे। निरपराध अचानक हंटर पड़े तो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे। सारे मोहल्ले में एक कोलाहल मच गया। किसी को समझ में न आया कि हमारा क्या दोष है। वहां कहारों का भली भांति सत्कार करके कमलाचरण अपने कमरे में पहुंचा, परंतु वहां की दुर्दशा देखकर क्रोध और भी प्रज्वलित हो गया। पतंग फटे हुए थे, चरखियां टूटी हुई थी, मांझें लच्छियां उलझ पड़ी थी, मानो किसी आपत्ति ने इन यौवन योद्धाओं का सर्वत्यानाश कर दिया था। समझ गया कि अवश्य यह माता जी की करतूत है। क्रोध से लाल माता के पास गया और उच्च स्वर से बोला, क्या माँ, तुम सचमुच मेरे प्राण ही लेने पर आ गई हो। 3 दिन हुए कारागार में भिजवाया, पर इतने पर भी चित्त को संतोष न हुआ। मेरे विनोद की सामग्रियों को नष्ट कर डाला क्यों। प्रेमवती विस्मय से, मैंने तुम्हारी कोई चीज नहीं छुई, क्या हुआ। कमला बिगड़कर, झूठों के मुख में कीड़े पड़ते हैं, तुमने मेरी वस्तुएं नहीं छुई तो किसको साहस है जो मेरे कमरे में जाकर मेरे कनकौए और चरखियां सब तोड़ डाले। क्या इतना भी नहीं देखा जाता। प्रेमवती, ईश्वर साक्षी है, मैंने तुम्हारे कमरे में पांव भी नहीं रखा। चलो देखूं कौन कौन चीजें टूटी हैं। यह कहकर प्रेमवती तो इस कमरे की ओर चली और कमला क्रोध से भरा आंगन में खड़ा रहा
कि इतने में माधवी विरजन के कमरे से निकली और उसके हाथ में एक चिट्ठी देखकर चली गई। लिखा हुआ था, अपराध मैंने किया है, अपराधीन मैं हूँ, जो दंड चाहे दीजिए। यह पत्र देखते ही कमला भीगी बिल्ली बन गया और दबे पांव बैठक की ओर चला। प्रेमवती पर्दे की आड़ से सिसकते हुए नौकरों को डांट रही थी। कमलाचरण ने उसे मना किया और उसी क्षण कुछ और कनकौवे जो बचे हुए थे स्वयं फाड़ डाले, चरखियां टुकड़े टुकड़े कर डाली और डोर से दिया सलाई लगा दी। माता के ध्यान ही में नहीं आता था कि क्या बात है। कहाँ तो अभी अभी इन्हीं वस्तुएं के लिए संसार सिर पर उठा लिया था और कहाँ आप ही उसका शत्रु हो गया। समझी शायद क्रोध में ऐसा कर रहा हो। मनाने लगी, पर कमला की आकृति से क्रोध तनिक भी प्रकट न होता था। स्थिरता से बोला, क्रोध में नहीं हूं, आज से दृढ़ प्रतिज्ञा करता हूं कि पतंग कभी न उड़ाऊंगा। मेरी मूर्खता थी, इन वस्तुओं के लिए आपसे झगड़ा कर बैठा। जब कमलाचरण कमरे में अकेले रह गया तो सोचने लगा, निस्संदेह मेरा पतंग उड़ाना उन्हें नापसंद है, इससे हार्दिक घृणा है, नहीं तो मुझे पर यह अत्याचार कदापि न करती। यदि एक बार उनसे भेंट हो जाती तो पूछता, तुम्हारी क्या इच्छा है, पर कैसे मुंह दिखाऊं। एक तो महामूर्ख, तिस पर कई बार अपनी मूर्खता का परिचय दे चुका हूँ। सेंध वाली घटना की सूचना उन्हें अवश्य मिली होगी, उन्हें मुख दिखाने के योग्य नहीं रहा। अब तो यही उपाय है कि न तो उनका मुख देखूं, न अपना दिखाऊं, या किसी प्रकार कुछ विद्या सीखूं। हाय, इस सुंदरी ने कैसा स्वरूप पाया है। स्त्री नहीं अप्सरा जान पड़ती है। क्या कभी वह दिन भी होगा जब वह मुझसे प्रेम करेगी। क्या लाल लाल रसीले अधर हैं, पर है कठोर हृदय। दया तो उसे छू नहीं गई। कहती है जो दंड चाहे दीजिए। क्या दंड जो दूं उसे, यदि पा जाऊं तो हृदय से लगा लूं। अच्छा, तो अब आज से पढ़ना चाहिए। यह सोचते सोचते उठा और दरबा खोलकर कबूतरों को उड़ाने लगा। सैकड़ों जोड़े थे और एक से बढ़ चढ़कर आकाश में तारे बन गए। उड़े तो दिन भर उतरने का नाम न ले। नगर के कबूतरबाज एक एक जोड़ पर गुलामी करने को तैयार थे, परंतु क्षण मात्र में सब के सब उड़ा दिए। जब दरबा खाली हो गया तो कहारों को आज्ञा दी कि उसे उठा ले जाओ और आग में जला दो, छत्ता भी गिरा दो, नहीं तो सब कबूतर जाकर उसी पर बैठेंगे। कबूतरों का काम समाप्त करके बटेरों और बुलबुलों की ओर चले, उनको भी कारागार से मुक्त कर दिया। बाहर तो यह चरित्र हो रहा था, भीतर प्रेमवती छाती पीट रही थी कि लड़का न जाने क्या करने पर तत्पर हुआ है। विरजन को बुलाकर कहा, बेटी बच्चे को किसी प्रकार रोको, न जाने उसने मन में क्या ठानी है। यह कहकर रोने लगी। विरजन को भी संदेह हो रहा था कि अवश्य उनकी कुछ और नीयत है, नहीं तो यह क्रोध क्यों। यद्यपि कमला दुर्व्यसनी था, दुराचारी था, कुचरित्र था, परंतु इन सब दोषों के होते हुए भी उसमें एक बहुत बड़ा गुण भी था जिसकी कोई स्त्री अवहेलना नहीं कर सकती। उसे व्रजरानी से सच्चा प्रेम था और उसका गुप्त रीति से कई बार परिचय भी मिल गया था। यही कारण था जिसे विरजन को इतना गर्वशील बना दिया था। उसने कागज निकाला और वह पत्र बाहर भेजा। प्रियतम, यह कोप किस पर है? केवल इसीलिए मैंने 2-3 कनकौवे फाड़ डाले। यदि मुझे ज्ञात होता कि आप इतनी सी बात पर ऐसे क्रुद्ध हो जाएंगे तो कदापि उन पर हाथ न लगाती, पर आप तो अपराध हो गए। क्षमा कीजिए, यह पहला कसूर है। आपकी व्रजरानी। कमलाचरण यह पत्र पाकर ऐसा प्रमुदित हुआ मानो सारे जगत की संपत्ति प्राप्त हो गई। उत्तर देने की इच्छा हुई, पर लेखनी ही नहीं न उठती थी। न प्रशस्ति मिलती थी, न प्रतिष्ठा, न आरंभ का विचार आता, न समाप्ति का। बहुत चाहते हैं कि भावपूर्ण लहलहाता हुआ पत्र लिखूं, पर बुद्धि तनिक नहीं दौड़ती। आज प्रथम बार कमलाचरण को अपनी मूर्खता और निरक्षरता पर रोना आया। शोक, मैं एक सीधा सा पत्र भी नहीं लिख सकता। इस विचार से वो रोने लगा और घर के द्वार सब बंद कर लिए कि कोई देख न ले। तीसरे पहर जब मुंशी श्यामाचरण घर आए तो सबसे पहली वस्तु थी जो उनकी दृष्टि में पड़ी वह आग का अलाव था। विस्मित होकर नौकरों से पूछा, यह कैसा? नौकरों ने उत्तर दिया, सरकार दरबा जल रहा है। मुंशी जी घुड़क कर, इसे क्यों जलाते हो? अब कबूतर कहाँ रहेंगे? कहार, छोटे बाबू की आज्ञा है कि सब दरबे जला दो। मुंशी जी, कबूतर कहाँ गए? कहार, सब उड़ा दिए, एक भी न रखा। कनकौए सब फाड़ डाले, डोर जला दी, बड़ा नुकसान किया।
कहारों ने अपनी समझ में मारपीट का बदला लिया। बेचारे समझे कि मुंशी जी इस नुकसान के लिए कमलाचरण को बुरा भला कहेंगे, परंतु मुंशी जी ने यह समाचार सुना तो भौचक्के से रह गए। उन्हीं जानवरों पर कमलाचरण प्राण देता था, आज अकस्मात क्या काया पलट हो गई। अवश्य कुछ भेद है। कहार से कहा, बच्चे को भेज दो। 1 मिनट में कहार ने आकर कहा, हुजूर दरवाज़ा भीतर से बंद है, बहुत खटखटाया, बोलते ही नहीं। इतना सुनना था कि मुंशी जी का रुधिर शुष्क हो गया। झट संदेह हुआ कि बच्चे ने विष खा लिया। आज एक जहर खिलाने के मुकदमे का फैसला किया था। नंगे पांव दौड़े और बंद कमरे के किवाड़ पर बलपूर्वक लात मारी और कहा, बच्चा बच्चा। यह कहते कहते गला रुंध गया। कमलाचरण पिता की वाणी पहचान कर झट उठा और अपने आंसू पोंछकर किवाड़ खोल दिए। परंतु उसे कितना आश्चर्य हुआ जब मुंशी जी ने धिक्कार फटकार के बदले उसे हृदय से लगा लिया और व्याकुल होकर पूछा, बच्चा तुम्हें मेरे सिर की कसम बता दो, तुमने कुछ खा तो नहीं लिया? कमलाचरण ने इस प्रश्न का अर्थ समझने के लिए मुंशी जी की ओर आंखें उठाई तो उनमें जल भरा था। मुंशी जी को पूरा विश्वास हो गया कि अवश्य विपत्ति का सामना हुआ है। एक कहार से कहा, डॉक्टर साहब को बुला ला, कहना अभी चलिए। अब जाकर दुर्बुद्धि कमलाचरण ने पिता की इस घबराहट का अर्थ समझा। दौड़कर उनसे लिपट गया और बोला, आपको भ्रम हुआ है, आपके सिर की कसम मैं बहुत अच्छी तरह हूँ। परंतु डिप्टी साहब की बुद्धि स्थिर न थी। समझे यह मुझे रोककर विलंब करना चाहता है। विनीत भाव से बोले, बच्चा ईश्वर के लिए मुझे छोड़ दो, मैं संदूक से एक औषधि ले आऊं। मैं क्या जानता था कि तुम इस नीयत से छात्रालय में जा रहे हो। कमलाचरण, ईश्वर साक्षी से कहता हूँ, मैं बिल्कुल अच्छा हूँ। मैं ऐसा लज्जावान होता तो इतना मूर्ख क्यों बना रहता। आप व्यर्थ ही डॉक्टर साहब को बुलाते हैं। मुंशी जी, कुछ कुछ विश्वास करके। तो किवाड़ बंद क्या कर रहते थे? कमलाचरण, भीतर से एक पत्र आया था, उत्तर लिख रहा था। मुंशी जी, और यह कबूतर वगैरह क्यों उड़ा दिए? कमला, इसीलिए कि निश्चितता पूर्वक पढ़ूं, इन्हीं बखेड़ों में समय नष्ट होता था। आज मैंने इनका अंत कर दिया। अब आप देखेंगे कि मैं पढ़ने में कैसे जी लगाता हूँ। अब जाकर डिप्टी साहब की बुद्धि ठिकाने आई। भीतर जाकर प्रेमवती से समाचार पूछा तो उसने सारी रामायण कह सुनाई। उन्होंने जब सुना कि विरजन ने क्रोध में आकर कमला के कनकौए फाड़ डाले और चरखियां तोड़ डाली तो हंस पड़े और कमलाचरण के विनोद के सर्वनाश का भेद समझ में आ गया। बोले, जान पड़ता है कि बहू इन लाल जी को सीधा करके छोड़ेगी। अध्याय 14। ब्रजरानी की विदाई के पश्चात सुआमा का घर ऐसा सूना हो गया मानो पिंजरे से सुआ उड़ गया। वह इस घर का दीपक और शरीर की प्राण थी। वह घर वही पर चारों ओर उदासी छाई हुई है। रहने वाले वही हैं पर सबके मुख मलिन और नेत्र ज्योतिहीन हो रहे हैं। वाटिका वही है पर ऋतु पतझड़ की है। विदाई के 1 मास पश्चात मुंशी संजीवन लाल भी तीर्थ यात्रा करने चले गए। धन संपत्ति सब प्रताप को समर्पित कर दी। अपने सग मृगछाला, भगवत गीता और कुछ पुस्तकों के अतिरिक्त कुछ न ले गए। प्रतापचंद्र की प्रेमाकांक्षा बड़ी प्रबल थी, पर इसके साथ ही उसे दमन की असीम शक्ति भी प्रताप थी। घर की एक एक वस्तु उसे विरजन का स्मरण कराती रहती थी। यह विचार एक क्षण के लिए भी दूर न होता था, यदि विरजन मेरी होती तो ऐसे सुख से जीवन व्यतीत होता। परंतु विचार को वो हटाता रहता था। पढ़ने बैठता तो पुस्तक खुली रहती और ध्यान अन्यत्र जा पहुंचता। भोजन करने बैठता तो विरजन का चित्र नेत्रों में फिरने लगता। प्रेमाग्नि को दमन की शक्ति से दबाते दबाते उसकी अवस्था ऐसी हो गई मानो वर्षों का रोगी है। प्रेमियों को अपनी अभिलाषा पूरी होने की आशा हो या न हो, परंतु वे मन ही मन अपनी प्रेमिकाओं से मिलने का आनंद उठाते रहते हैं। वे भाव संसार में अपने प्रेम पात्र से वार्तालाप करते हैं, उसे छेड़ते हैं, उससे रूठते हैं, उसे मनाते हैं और इन भावों में उन्हें तृप्ति होती है और मन को एक सुखद और रसमय कार्य मिल जाता है। परंतु यदि कोई शक्ति उन्हें इस भावोद्यान की सैर करने से रोके, यदि कोई शक्ति ध्यान में भी उस प्रियतम का चित्र न देखने दे, तो उन अभागों प्रेमियों की क्या दशा होगी। प्रताप इन्हीं अभागों में था। इसमें संदेह नहीं कि यदि वह चाहता तो सुखद भावों का आनंद भोग सकता था। भाव संसार का भ्रमण अतीव सुखमय होता है,
पर कठिनता तो यह थी कि वह विरजन का ध्यान भी कुत्सित वासनाओं से पवित्र रखना चाहता था। उसकी शिक्षा ऐसे पवित्र नियमों से हुई थी और उसे ऐसे पवित्र आत्माओं और नीतिपरायण मनुष्यों की संगति से लाभ उठाने के अवसर मिले थे कि उसकी दृष्टि में विचार की पवित्रता की भी उतनी ही प्रतिष्ठा थी जितनी आचार की पवित्रता की। यह कब संभव था कि वह विरजन को, जिसे कई बार बहन कह चुका था और जिसे अब भी बहन समझने का प्रयत्न करता रहता था, ध्यानावस्था में भी ऐसे भावों का केंद्र बनाता था जो कुवासनाओं से भले ही शुद्ध हों पर मन की दूषित आवेगों से मुक्त नहीं हो सकते थे। जब तक मुंशी संजीवन लाल विद्यमान थे, उनका कुछ न कुछ समय उनके संग ज्ञान और धर्म चंचा में कट जाता था, जिससे आत्मा को संतोष होता था। परंतु उनके चले जाने के पश्चात आत्म सुधार का यह अवसर भी जाता रहा। सुआमा उसे यूं मलिन मन पाती तो उसे बहुत दुख होता। एक दिन उसने कहा, तुम्हारा चित्र न लगता तो प्रयाग चले जाओ, वहां शायद तुम्हारा जी लग जाए। यह विचार प्रताप के मन में भी कई बार उत्पन्न हुआ था, परंतु इस भय से कि माता को यहाँ अकेले रहने में कष्ट होगा, उसने इस पर कुछ ध्यान न दिया था। माता का आदेश पाकर इरादा पक्का हो गया। यात्रा की तैयारियां करने लगा। प्रस्थान का दिन निश्चित हो गया। अब सुआमा की यह दशा है कि जब देखिए प्रताप को प्रदेश में रहने सहने की शिक्षाएं दे रही हैं। बेटा देखो, किसी से झगड़ा मत मोल लेना। झगड़ने की तुम्हारी वैसे भी आदत नहीं है, परंतु समझा देती हूँ। परदेश की बात है, फूंक फूंक कर पग धरना, खाने पीने में असंयम न करना। तुम्हारी यह बुरी आदत है कि जाड़ों में सायंकाल ही सो जाते हो, फिर कोई कितना ही बुलाए पर जागते ही नहीं। यह स्वभाव परदेश में भी बना रहे तो तुम्हें सांझ का भोजन काहे को मिलेगा। दिन को थोड़ी देर के लिए सो लिया करना, तुम्हारी आंखों में तो दिन को जैसे नींद नहीं आती। उसे जब अवकाश मिला बेटे को ऐसे समयोचित शिक्षाएं दिया करती। निदान प्रस्थान का दिन आ ही गया। गाड़ी 10 बजे दिन को छूटती थी। प्रताप ने सोचा विरजन से भेंट कर लूं, परदेश जा रहा हूं, फिर न जाने कब भेंट हो। चित्त को उत्सुक किया, माता से कह बैठा। सुआमा बहुत प्रसन्न हुई। एक थाल में मोदक, समोसे और 2-3 प्रकार के मुरब्बे रखकर राधिका को दिए कि लल्लू के संग जा। प्रताप ने बाल बनाए, कपड़े बदले। चलने को तो चला, पर ज्यों ज्यों पग आगे उठाता और दिल बैठा जाता। भांति भांति के विचार आ रहे थे। विरजन न क्या मन में समझे, क्या सन समझे। 4 महीने बीत गए, उसने एक चिट्ठी भी तो मुझे अलग से नहीं लिखी। फिर क्यों कर कहूँ कि मेरे मिलने से उसे प्रसन्नता होगी। अजी अब उसे तुम्हारी चिंता ही क्या है, तुम मर भी जाओ तो वो आंसू न बहाए। यहाँ की बात और थी, वह अवश्य उसकी आंखों में खटकेगा। कहीं यह न समझे कि लाला जी बन ठन कर मुझे रिझाने आए हैं। इसी सोच विचार में गढ़ता चला जाता था। यहाँ तक कि श्यामाचरण का मकान दिखाई देने लगा। कमला मैदान में टहल रही थी। उसे देखते ही प्रताप की वह दशा हो गई कि जो किसी चोर की दशा सिपाही को देखकर होती है। झट एक कर आड़ में छिप गया और रधिया से बोला, तू जा ये वस्तुएं दे आ, मैं कुछ काम से बाजार जा रहा हूँ, लौटता हुआ जाऊंगा। यह कहकर बाजार की ओर चला गया, परंतु केवल 10 ही डग चला होगा कि फिर महरी को बुलाया और बोला, मुझे शायद देर हो जाए इसलिए न आ सकूंगा, कुछ पूछे तो ये चिट्ठी दे देना। कहकर जेब से पेंसिल निकाली और कुछ पंक्तियां लिखकर दे दी, जिसमें उसके हृदय की दशा का भली भांति परिचय मिलता था। मैं आज प्रयाग जा रहा हूँ, अब वहीं पढ़ूंगा। जल्दी के कारण तुमसे नहीं मिल सका, जीवित रहूंगा तो फिर आऊंगा। कभी कभी अपने कुशल क्षेम की सूचना देती रहना। तुम्हारा प्रताप। प्रताप तो यह पत्र देकर चलता हुआ रधिया धीरे धीरे विरजन के घर पहुंची। वह उसे देखते ही दौड़ी और कुशल क्षेम पूछने लगी। लाला की कोई चिट्ठी आई थी? रधिया, जब से गए चिट्ठी पत्री कुछ भी नहीं आई। विरजन, चाची तो सुख से हैं? रधिया, लल्लू बाबू प्रयागराज जात हैं और तनिक उदास रहत हैं। विरजन चौंक कर, लल्लू प्रयाग जा रहे हैं? रधिया, हाँ, हम सब बहुत समझाया कि परदेश में कहाँ जई हो, मुद्दा को का सुनत नाय है। रधिया, कब जाएंगे? रधिया, आज 10 बजे की ट्रेन से जावैया हैं,
तुमसे भेंट करन आवत रहन, तवन दुआरे पर आई के लौट गए हैं। बिरजन, यहाँ तक आकर लौट गए? द्वार पर कोई था नहीं क्या? रधिया, द्वार पर कहाँ आए, सड़क पर से चले गए। विरजन, कुछ कहा नहीं, क्यों लौटा जाता है? रधिया, कुछ कहा नहीं, इतना बोले कि हमार ट्रेन छूट गई है तौन हम जाई थे। विरजन ने घड़ी पर दृष्टि डाली, 8 बजने वाले थे। प्रेमवती के पास जाकर बोली, माता, लल्लू आज प्रयाग जा रहे हैं, यदि आप कहें तो उनसे मिलती आऊं, फिर न जाने कब मिलना हो कब न हो। महरी कहती है कि वैसे मुझसे मिलने आते थे पर सड़क के उसी पार से लौट गए। प्रेमवती, अभी न बाल गुथवाए, न मांग भरवाई, न कपड़े बदले, बस जाने को तैयार हो गई। बिरजन, मेरी अम्मा, आज जाने दीजिए, बाल गुथवाने बैठूंगी तो 10 यहीं बज जाएंगे। प्रेमवती, अच्छा तो जाओ, पर संध्या तक लौट आना, गाड़ी तैयार करवा लो, मेरी ओर से सुआमा को पालागन कह देना। विरजन ने कपड़े बदले, माधवी को बाहर दौड़ाया कि गाड़ी तैयार करने के लिए कहो, और तब तक कुछ न ध्यान आया। रधिया से पूछा, कुछ चिट्ठी पत्री नहीं दी? रधिया ने पत्र निकाल कर दे दिया। विरजन ने उसे हर्ष से लिया, परंतु उसे पढ़ते ही उसका मुख कुम्हला गया। सोचने लगी, वह द्वार तक आकर क्यों लौट गए, और पत्र भी लिखा तो ऐसा उखड़ा और अस्पष्ट। ऐसी कौन जल्दी थी? क्या गाड़ी के नौकर थे? दिन भर में अधिक नहीं तो 5-6 गाड़ियां जाती होंगी। क्या मुझसे मिलने के लिए उन्हें 2 घंटों का विलंब भी असह्य हो गया? अवश्य इसमें कुछ न कुछ भेद है। मुझसे क्या अपराध हुआ? अचानक उसे इस समय का ध्यान आया जब वह अति व्याकुल हो प्रताप के पास गई थी। उसके मुंह से निकला था, लल्लू, मुझसे कैसे सहा जाएगा। बिरजन को अब से पहले कई बार ध्यान आ चुका कि मेरा उस समय उस दशा में जाना बहुत अनुचित था, परंतु विश्वास हो गया कि मैं अवश्य लल्लू की दृष्टि में गिर गई। मेरा प्रेम और मन अब उनके चित्त में नहीं है। एक ठंडी सांस लेकर बैठ गई और माधवी से बोली, कोचवान से कह दो अब गाड़ी न तैयार करे, मैं नहीं जाऊंगी। अध्याय 15। जब तक विरजन ससुराल से ना आई थी तब तक उसकी दृष्टि में एक हिंदू पतिव्रता के कर्तव्य और आदर्श का कोई नियम स्थिर न हुआ था। घर में कभी पति संबंधी चर्चा भी न होती थी। उसने स्त्री धर्म की पुस्तकें अवश्य पढ़ी थीं, परंतु उनका कोई चिरस्थायी प्रभाव उस पर न हुआ था। कभी उसे यह ध्यान ही न आता था कि यह घर मेरा नहीं है और मुझे बहुत शीघ्र ही यहाँ से जाना पड़ेगा। परंतु जब वह ससुराल में आई और अपने प्राणनाथ पति को प्रतिक्षण आंखों के सामने देखने लगी तो शनै शनै चित्त वृत्तियों में परिवर्तन होने लगा। ज्ञात हुआ कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या कर्तव्य है, मेरा क्या धर्म और क्या उसके निर्वाह की रीति है। अगली बातें स्वप्नवत जान पड़ने लगी। हाँ, जिस समय स्मरण हो आता कि अपराध मुझ पे ऐसा हुआ जिसकी कलिमा को मैं मिटा नहीं सकती, तो स्वयं लज्जा से मस्तक झुका लेती और अपने को उसे आश्चर्य होता कि मुझे लल्लू के सम्मुख जाने का साहस कैसे हुआ। कदाचित इस घटना को वह स्वप्न समझने की चेष्टा करती, तब लल्लू का सौजन्यपूर्ण चित्र उसे सामने आ जाता और वह हृदय से उसे आशीर्वाद देती। परंतु आज जब प्रताप चंद्र की शुद्ध हृदयता से उसे यह विचार करने का अवसर मिला कि लल्लू उस घटना को भी भूला नहीं है, उसकी दृष्टि में अब मेरी प्रतिष्ठा नहीं रही, यहाँ तक कि वह मेरा मुख भी नहीं देखना चाहता, तो उसे ग्लानिपूर्ण क्रोध उत्पन्न हुआ। प्रताप की ओर से चित्त मलिन हो गया और उसकी जो प्रेम और प्रतिष्ठा उसके हृदय में थी वह पल भर में जल कण की भांति उड़ने लगी। स्त्रियों का चित्र बहुत ही शीघ्र प्रभावग्राही होता है। जिस प्रताप के लिए वह अपना अस्तित्व धूल में मिला देने को तत्पर थी, वही उसके एक बाल व्यवहार को भी क्षमा नहीं कर सकता। क्या उसका हृदय ऐसा संकीर्ण है? यह विचार विरजन के हृदय में कांटे की भांति खटकने लगा। आज से विरजन की सजीवता लुप्त हो गई। चित्त पर एक बोझ सा रहने लगा। सोचती कि जब प्रताप मुझे भूल गए और मेरी रत्ती भर भी प्रतिष्ठा नहीं करते, तो इस शोक से मैं क्यों अपने प्राण घुलाऊं। जैसे राम तुलसी से, वैसे तुलसी राम से। यदि उन्हें मुझ में घृणा है, यदि वह मेरा मुख नहीं देखना चाहते, तो मैं भी उनका मुख देखने से घृणा करती हूँ और मुझे उनसे मिलना की इच्छा नहीं। अब वह अपने ही ऊपर झल्ला उठती कि मैं प्रतिक्षण उन्हीं की बातों क्यों सोचती हूँ।
और संकल्प करती कि अब उनका ध्यान भी मन में न आने दूंगी। पर तनिक देर में ध्यान फिर उन्हीं की ओर आ पहुंचता और वे ही विचार उसे बेचैन करने लगते। हृदय के इस संताप को शांत करने के लिए वह कमलाचरण को सच्चे प्रेम का परिचय देने लगी। वह थोड़ी देर के लिए कहीं चला जाता तो उसे उलाहना देती। उतने रुपए जमा कर रखे थे, वे सब दे दिए कि उसने अपने लिए सोने की घड़ी और चैन मोल ले लो। कमला ने इनकार किया तो उदास हो गई। कमला यों ही उसका दास बना हुआ था। उसके प्रेम का बाहुल्य देखकर और भी जान देने लगा। मित्रों ने सुना तो धन्यवाद देने लगे। मियाँ हमीद और सैयद अपने भाग्य को धिक्कारने लगे कि ऐसी स्नेही स्त्री हमको न मिली। तुम्हें वह बिन मांगे ही रुपए देती है और यहाँ स्त्रियों की खींचतान से दान नाक में दम है। चाहे अपने पास कानी कौड़ी न हो, पर उनकी इच्छा अवश्य पूरी होनी चाहिए, नहीं तो प्रलय मच जाए। अजी और क्या कहें, अभी घर में एक बीड़े पान के लिए भी चले जाते हैं तो वहाँ भी 10-5 उल्टी सीधी सुने बिना नहीं चलता। ईश्वर हमको भी तुम्हारी सी बीवी दे। यह सच था, कमलाचरण भी प्रेम करता था और ब्रजरानी भी प्रेम करती थी, परंतु प्रेमियों को संयोग से जो हर्ष प्राप्त होता है उसका विरजन के मुख पर कोई चिन्ह दिखाई नहीं देता था। वह दिन दिन दुबली और पतली होती जाती थी। कमलाचरण शपथ दे देकर पूछता कि तुम दुबली क्यों होती जाती हो। उसे प्रसन्न करने के जो जो उपाय हो सकते करता। मित्रों से भी इस विषय में सम्मति लेता, पर कुछ लाभ न होता था। ब्रजरानी हंसकर कह दिया करती थी कि तुम कुछ चिंता न करो, मैं बहुत अच्छी तरह हूँ। यह कहते कहते उठकर उसके बालों में कंघी लगाने लगती या पंखा झलने लगती। इन सेवा और सत्कारों से कमलाचरण फूले न समाता, परंतु लकड़ी के ऊपर रंग और रोगन लगाने से वो कीड़ा नहीं मरता जो उसके भीतर बैठा हुआ उसका कलेजा खाए जाता है। यह विचार कि प्रतापचंद्र मुझे भूल गए और मैं उनकी दृष्टि में गिर गई, शूल की भांति उसके हृदय को व्यथित किया करता था। उसकी दशा दिनों दिन बिगड़ती गई, यहाँ तक कि बिस्तर पर से उठना तक कठिन हो गया। डॉक्टरों की दवाएं होने लगी। इधर प्रतापचंद्र का प्रयाग में जी लगने लगा था। व्यायाम का तो उसे व्यसन था ही, वहाँ इसका बड़ा प्रचार था। मानसिक बोझ हल्का करने के लिए शारीरिक श्रम से बढ़कर और कोई उपाय नहीं है। प्रातः कसरत करता, सायंकाल और फुटबॉल खेलता, 8-9 बजे रात तक वाटिका की सैर करता। इतने परिश्रम के पश्चात चारपाई पे गिरता तो प्रभात होने पर ही आंख खुलती। 6 ही मास में क्रिकेट और फुटबॉल का कप्तान बन बैठा और 2-3 मैच ऐसे खेले कि सारे नगर में धूम मच गई। आज क्रिकेट में अलीगढ़ के निपुण खिलाड़ियों ने उनका सामना था। ये लोग हिंदुस्तान के प्रसिद्ध खिलाड़ियों को परास्त कर विजय का डंका बजाते यहाँ आए थे। उन्हें अपनी विजय में तनिक भी संदेह न था, पर प्रयाग वाले भी निराश न थे। उनकी आशा प्रतापचंद्र पर निर्भर थी। यदि वो आधा घंटे भी जम गया तो रनों के ढेर लगा देगा, और यदि इतनी ही देर तक उसका गेंद चल गया तो फिर उधर का वारा न्यारा है। प्रताप को कभी इतना बड़ा मैच खेलने का संयोग न मिला था। कलेजा धड़क रहा था कि न जाने क्या हो। 10 बजे खेल प्रारंभ हुआ। पहले अलीगढ़ वालों ने खेलने की बारी आई। 2-2.5 घंटे तक उन्होंने खूब करामात दिखलाई। 1 बजते बजते खेल का पहला भाग समाप्त हुआ। अलीगढ़ ने 400 रन किए। अब प्रयाग वालों की बारी आई, पर खिलाड़ियों के हाथ पांव फूले हुए थे। विश्वास हो गया कि हम न जीत सकेंगे। अब खेल का बराबर होना कठिन है। इतने रन कौन करेगा? अकेला प्रताप क्या बना लेगा? पहला खिलाड़ी आया और तीसरे गेंद में विदा हो गया। दूसरा खिलाड़ी आया और कठिनता से 5 गेंद खेल सका। तीसरा आया और पहले ही गेंद में उड़ गया। चौथे ने आकर 2-3 हिट लगाए पर जम न सका। 5वें साहब कॉलेज में एक थे, पर यहाँ उनकी भी एक न चली। थापी रखते ही रखते चल दिए। अब प्रतापचंद्र दृढ़ता से पैर उठाता, बैट घुमाता मैदान में आया। दोनों पक्ष वालों ने करताल ध्वनि की। प्रयाग वालों की दशा अकथनीय थी, परंतु मनुष्य की दृष्टि प्रतापचंद्र की ओर लगी थी। सबके हृदय धड़क रहे थे। चतुर्दिक सन्नाटा छाया हुआ था। कुछ लोग दूर बैठकर ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि प्रताप की विजय हो। देवी देवता स्मरण किए जा रहे थे। पहले गेंद आया, प्रताप ने खाली दिया। प्रयाग वालों का साहस घट गया। दूसरा आया, वो भी खाली गया।
प्रयाग वालों का कलेजा नाभि तक बैठ गया। बहुत से लोग छतरी संभाल कर घर की ओर चल दिए। तीसरा गेंद आया, एक पड़ाके की ध्वनि और गेंद लू की भांति गगन भेदन करता हुआ हिट पर खड़े होने वाले खिलाड़ी से 100 गज आगे गिरा। लोगों ने तालियां बजाई। सूखे धान में पानी पड़ा। जाने वाले ठिठक गए, निराशे को आशा बंधी। चौथा गेंद आया और पहले गेंद से 10 गज आगे गिरा। फील्डर चौंके, हिट पर मदद पहुंचाई। पांचवा गेंद आया और कट पर गया। इतने में ओवर हुआ। बॉलर बदले, नए बॉलर पूरे अधिक थे, घातक गेंद फेंकते थे, पर उनके पहले ही गेंद को प्रताप के आकाश में भेजकर सूर्य से स्पर्श करा दिया। फिर तो गेंद और उसकी थापी में मैत्री सी हो गई। गेंद आता और थापी से पार्श्व ग्रहण करके कभी पूर्व का मार्ग लेता, कभी पश्चिम का, कभी उत्तर और तो कभी दक्षिण का। दौड़ते दौड़ते फील्डरों की सांसें फूल गई। प्रयाग वाले उछलते थे और तालियां बजाते थे। टोपियां वायु में उछल रही थी। किसी ने रुपए लुटा दिए और किसी ने अपनी सोने की जंजीर लुटा दी। विपक्षी सब मन में कुढ़ते झल्लाते, कभी क्षेत्र का क्रम परिवर्तन करते, कभी बॉलर परिवर्तन करते, पर चातुरी और क्रीड़ा कौशल निरर्थक हो रहा था। गेंद की थापी से मित्रता दृढ़ हो गई थी। पूरे 2 घंटे तक प्रताप पड़ाके के बम, गोले और हड़वाइयाँ छोड़ता रहा और फील्डर गेंद की ओर इस प्रकार लपकते जैसे बच्चे चंद्रमा की ओर लपकते हैं। रनों की संख्या 300 तक पहुंच गई। विपक्षियों के छक्के छूटे। हृदय ऐसा थर्रा गया कि एक गेंद भी सीधा न था। यहाँ तक कि प्रताप ने 50 रन और किए और अब उसने अंपायर से तनिक विश्राम करने के लिए अवकाश मांगा। उसे आता देखकर सहस्त्रों मनुष्य उसी ओर दौड़े और उसे बारी बारी से गोद में उठाने लगे। चारों ओर भगदड़ मच गई। सैकड़ों छाते, छाड़ियाँ, टोपियाँ और जूते ऊर्ध्वगामी हो गए, मानो वे भी उमंग में उछल रहे थे। ठीक उसी समय तार घर का चपरासी बाइसिकल पर आता हुआ दिखाई दिया। निकट आकर बोला, प्रताप चंद्र किसका नाम है? प्रताप ने चौंक कर उसकी ओर देखा और चपरासी ने तार का लिफाफा उसके हाथ में रख दिया। उसे पढ़ते ही प्रताप का बदन पीला पड़ गया। दीर्घ श्वास लेकर कुर्सी पर बैठ गया और बुरला, यारों, अब मैच का निपटारा तुम्हारे हाथ में है। मैंने अपना कर्तव्य पालन कर दिया, इसी डाक से घर चला जाऊंगा। यह कहकर वह बोर्डिंग हाउस की ओर चला। सैकड़ों मनुष्य पूछने लगे, क्या है, क्या है? लोगों के मुख पर उदासी छा गई, पर उसे बात करने का कहाँ अवकाश। उसी समय तांगे पर चढ़ा और स्टेशन की ओर चला। रास्ते भर उसके मन में तर्क वितर्क होते रहे। बार बार अपने को धिक्कार देता कि क्यों न चलते समय उससे मिल लिया। न जाने अब भेंट हो कि न हो। ईश्वर न करे कहीं उसके दर्शन से वंचित रहूं। यदि रहा तो मैं भी मुंह में कालिक पोत कहीं मर जाऊंगा। यह सोचकर कई बार रोया। 9 बजे रात को गाड़ी बनारस पहुंची। उस पर से उतरते ही सीधा श्यामाचरण के घर की ओर चला। चिंता के मारे आंखें डबडबाई हुई थी और कलेजा धड़क रहा था। डिप्टी साहब सिर झुकाए कुर्सी पर बैठे थे और कमला डॉक्टर साहब के यहाँ जाने से को उद्यत था। प्रताप चंद्र को देखते ही दौड़कर लिपट गया। श्यामाचरण ने भी गले लगाया और बोले, क्या अभी सीधे इलाहाबाद से आ रहे हो? प्रताप, जी हाँ, आज माता जी का तार पहुंचा कि विरजन की बहुत बुरी दशा है। क्या अभी वही दशा है? श्यामाचरण, क्या कहूँ, इधर 2-3 मास से दिनों दिन उसका शरीर क्षीण होता जाता है। औषधियों का कुछ भी असर नहीं होता। देखें ईश्वर की क्या इच्छा है। डॉक्टर साहब तो कहते हैं क्षय रोग है, पर वैद्यराज जी हृदय दौर्बल्य कह बतलाते हैं। बिरजन को जब से सूचना मिली कि प्रताप चंद्र आए हैं, तब से उसके हृदय में आशा और भय की घुड़दौड़ मची हुई थी। कभी सोचती कि घर आए होंगे, चाची ने बरबस ठेल ठाल कर यहाँ भेज दिया होगा। फिर ध्यान हुआ, हो न हो मेरी बीमारी का समाचार पा घबरा कर चले आए हों। परंतु नहीं, उन्हें मेरी ऐसी क्या चिंता पड़ी है। सोचा होगा कहीं मर न जाएं, चलूं सांसारिक व्यवहार पूरा करता हूँ। उन्हें मेरे मरने जीने का क्या सोच। आज मैं भी महाशय से जी खोल कर बातें करूंगी, पर नहीं, बातों की आवश्यकता ही क्या है। उन्हें चुपचाप शादी है, तो मैं क्या बोलूं। बस इतना कह दूंगी कि बहुत अच्छी हूं और आपके कुशल की कामना रखती हूं, फिर मुंह न खोलूंगी। और मैं यह मैली कुचैली साड़ी क्यों पहने हूं? जो अपना सहदेवी न हो, उसके आगे यह भेष बनाए रखने से लाभ।
वह अतिथि की भांति आए हैं, मैं भी पाहुनी की भांति उनसे मिलूंगी। मनुष्य का चित्त कैसा चंचल है। जिस मनुष्य की अकृपा ने विरजन की यह गति बना दी थी, उसी को जलाने के लिए ऐसे ऐसे उपाय सोच रही है। 10 बजे का समय था। माधवी बैठी पंखा झल रही थी। औषधियों की शीशियां इधर उधर पड़ी हुई थी। विरजन चारपाई पर पड़ी हुई यही सब बातें सोच रही थी। प्रताप घर में आया। माधवी चौंक कर बोली, बहन उठो, आ गए। विरजन झपट कर उठी और चारपाई से उतरना चाहती थी कि निर्बलता के कारण पृथ्वी पर गिर पड़ी। प्रताप ने उसे संभाला और चारपाई पर लिटा दिया। हाँ, यह वही विरजन है जो आज से कई मास पूर्व रूप एवं लावण्य की मूर्ति थी, जिसके मुखड़े पर चमक और आंखों में हंसी का वापस था, जिसका भाषण श्यामा का गाना और हंसना मन का लुभाना था। वह रसीली आंखों वाली, मीठी बातों वाली विरजन आज केवल अस्थिम चर्मा विशेष है, पहचानी नहीं जाती। प्रताप की आंखों में आंसू भर आए। कुशल पूछना चाहता था, पर मुख से केवल इतना निकला, विरजन, और नेत्रों से जल बिंदु बरसने लगे। प्रेम की आंखें मनभावों के परखने की कसौटी है। विरजन ने आंख उठाकर देखा और उन अश्रु बिंदुओं ने उसके मन का सारा मैल धो दिया। जैसे कोई सेनापति आने वाले युद्ध का चित्र मन में सोचता है और शत्रु को अपनी पीठ पर देखकर बदहवास हो जाता है और उसे निर्धारित चित्र का कुछ ध्यान भी नहीं रहता, इसी प्रकार विरजन प्रताप चंद्र को अपने सन्मुख देखकर सब बातें भूल गई जो अभी पड़ी पड़ी सोच रही थी। वह प्रताप को रोते देखकर अपना सब दुख भूल गई और चारपाई से उठकर आंचल से आंसू पोंछने लगी। प्रताप, जिससे अपराधी कह सकते हैं, इस समय दीन बना हुआ था और विरजन, जिसने अपने को सुखाकर इस दशा तक पहुंचाया था, रो रो कर उसे कह रही थी, लल्लू चुप रहो, ईश्वर जानता है मैं भली भांति अच्छी हूँ। मानो अच्छा न होना उसका अपराध था। स्त्रियों की संवेदनशीलता कैसी कोमल होती है। प्रताप चंद्र के एक साधारण संकोच ने विरजन को इस जीवन से उपेक्षित बना दिया था। आज आंसू कुछ बूंदों की उसके हृदय के इस संताप, उस जलन और इस अग्नि को शांत कर दिया जो कई महीनों से उसके रुधिर और हृदय को जला रही थी। जिस रेग को बड़े बड़े वैद्य और डॉक्टर अपनी औषधि तथा उपाय से अच्छा न कर सके थे, उसे अश्रु बिंदुओं ने क्षण भर में चंगा कर दिया। क्या वह पानी के बिंदु अमृत के बिंदु थे? प्रताप ने धीरज धरकर पूछा, विरजन, तुमने अपनी क्या गति बना रखी है? विरजन हंसकर, यह गति मैंने नहीं बनाई, तुमने बनाई है। प्रताप, माता जी का तार न पहुंचता तो मुझे सूचना भी न होती। विरजन, आवश्यकता ही क्या थी? जिसे भुलाने के लिए तो तुम प्रयाग चले गए, उसके मरने जीने का तुम्हें क्या चिंता? प्रताप, बातें बना रही हो, पराये को क्यों पत्र लिखती? विरजन, किसे आशा थी कि तुम इतने दूर से आने का या पत्र लिखने का कष्ट उठाओगे? जो द्वार से आकर फिर आए और मुख देखने से घृणा करे, उसे पत्र भेजकर क्या करती? प्रताप, उस समय लौट जाने का जितना दुख मुझे हुआ, मेरा चित्र ही जानता है। तुमने उस समय तक मेरे पास कोई पत्र न भेजा था, मैंने सब अब सुध भूल गई। विरजन, यदि मैं तुम्हारी बातों को सच न समझती हो, कह देती कि ये सब सोची हुई बातें हैं। प्रताप, भला जो समझो, अब यह बताओ कि कैसा जी है। मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, ऐसा मुख फीका पड़ गया है। विरजन, अब अच्छी हो जाऊंगी, औषधि मिल गई है। प्रताप संकेत समझ गया। हाँ शोक, मेरी तनिक सी चूक ने यह प्रलय कर दिया। देर तक उसे समझाता रहा और प्रातःकाल जब वह अपने घर को चला तो विरजन का वदन विकसित था। उसे विश्वास हो गया कि लल्लू मुझे भूले नहीं हैं और मेरी सुध और प्रतिष्ठा उनके हृदय में विद्यमान है। प्रताप ने उसके मन से वह कांटा निकाल दिया जो उसे कई मास से खटक रहा था और उसने उसकी यह गति कर रखी थी। एक ही सप्ताह में उसका मुखड़ा स्वर्ण हो गया, मानो कभी बीमार ही न थी। धन्यवाद दोस्तों, यहाँ तक सुनने के लिए। आगे से अध्याय का 16 अगले वीडियो में प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आप लोग अगर और कोई भी पुस्तक का ऑडियो बुक चाहते हैं कृपया कमेंट करें। मैं कोशिश करूंगा कि उस बुक का ऑडियो बुक मैं डालूं। धन्यवाद।